जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं उत्तम कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार में। और स्पेशल मैथ्स का आज पीवाई की क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जो लेटेस्ट सवाल है, जो प्रैक्टिस सेट 5 के साथ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले बताइएगा कैसे आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, खुशी से होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो CHSL का टारगेट बैच चल ही रहा है, यहाँ पे देख ही रहे हैं आप, जिसमें प्रैक्टिस सेट आज 5वां होने वाला है। ठीक, खास करके पीवाई की क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज देखेंगे हम लोग। जितना हो सके लेटेस्ट सवाल लेंगे हम, जैसे 20, 21 और 2000, हाँ 22 तक भी सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, सवाल को मतलब 1 से 2 साल प्रीवियस ईयर सवाल को देखेंगे, क्योंकि 17-18 का सवाल करने से कोई फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, उसका लेवल, अब आपका लेवल बहुत अंतर हो गया, क्योंकि अब SSC तो नहीं बल्कि TCS पेपर कंडक्ट कराएगी, जिसमें लेवल बहुत बढ़िया बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आज का प्रैक्टिस सेट 5 की ओर, बिना कीमती समय गंवाए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है आप लोग के पास। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है आपके बीच। फर्स्ट सवाल से पता चल जाएगा आपको किस किस ईयर्स का हमने सवाल लिया है। लेटेस्ट मीन्स एकदम नया सवाल। ठीक है, देखिए पहला सवाल ही आप देख सकते हैं। CHSL 14/10/2020, एकदम समझिए लास्ट 21 का सवाल समझिए आपके बीच है यहाँ पे। खास करके CHSL का जितना हो सके प्रीवियस ईयर न्यू न्यू सवाल यहाँ पे है। देखिए सवाल है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है, और उसकी ऊंचाई जो है 20% तक कम हो जाती है, तो घनाभ के आयतन प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, पूछ रहा है हमसे सवाल। ठीक है, चलिए बढ़िया सवाल है। सवाल को छोटा कर लेते हैं, आप लोग सवाल पढ़ लिए होंगे। आप लोग करते जाइएगा, पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा। देखिए यहाँ पे घनाभ की बात कर रहा है, तो घनाभ का पता ही आपको कि आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि L गुने B गुने H। इसमें तीनों चीज होता है। ठीक है, घन में सिर्फ आपका एक भुजा होता है, लेकिन घना में आपका तीनों चीज होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जिसमें बात करें कि लंबाई चौड़ाई को 10% और 20% से बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर लंबाई की बात करते हैं हम, L मीन्स लेंथ लिखते हैं हम। ठीक है, लंबाई जो है 10% से बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। चौड़ाई आपका जो है, ब्रेथ जो है हमारा कितना से बढ़ रहा है सर, तो 20% से बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई जो है 20% कम हो जाती है। ऊंचाई, हाइट जो है 20% कम हो रही है, तो नीचे का साइन हो गया यहाँ पे। अब देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 20% का 1/5 और फिर 20% का 1/5। यहाँ माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, बाकी दोनों चीज इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, आशा करते हो तो समझ में आया होगा बात। ठीक, अब देखिए 10% से बढ़ रहा है, यहाँ पे लिखते हैं ओल्ड, यहाँ पे लिखते हैं न्यू। ठीक है, रेशियो हो गया यहाँ पे। मतलब पहले वाला आयतन अगर देखा जाए, पहले वाला लंबाई कितना है, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो गया। पहले लंबाई अगर 10 था तो 1 से बढ़ गया, कितना हो गया, 11 हो गया। पहले लंबाई 5 था तो 1 से बढ़ गया, चौड़ाई कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, फिर देखा जाए तो 20% हाइट जो है डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 5 से कितना हो गया, तो 4 हो गया। रेशियो है, रेशियो दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे, यहाँ देखिए अब आयतन क्या होता है, आयतन, आयतन देखा जाए, देखिए वॉल्यूम। ठीक है, भी से वॉल्यूम हो गया हमारा। अब आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन हमारा क्या होता है, एल गुने बी गुने एच। यहाँ देखा जाए तो एल बी एच गुना कर देंगे। ठीक है, अब इस देख रहे हैं काटता है तो वैल्यू काट दीजिए। यहाँ पे काटते हैं तो 2 से कट जाएगा आपका 2 दूना के 4 और 5 दूना के 10। ठीक है, अब काट लेते हैं, अब नहीं कटेगा। 50 25 5 125 हो जाएगा आपका रेशियो। यहाँ पे देखा जाए 6 दूना के 12 और 12 में 11 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 132। 132। अब देखिए पहले जो आयतन था हमारा, वॉल्यूम था 125 था, अब हमारा जो आयतन है कितना है, 132 है। पहले कितना था, 125 था, अब कितना है, 132 है। तो कहीं ना कहीं आयतन पर प्रभाव पड़ा है। तो कितना का सर, तो हमारा 7 का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, 7 का प्रभाव पड़ रहा है। अब 7 का प्रभाव पड़ रहा है कितना पे, 125 पे। अब परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब काटते हैं तो 25 पाँच 125 और 25 चौका 100, यानी कि 7 चौक 28/5। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 50 25 सही 3/5, यानी कि 5 सही 3/5% जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया बात। बहुत बढ़िया सवाल था आपका, CHSL 2020 का सवाल था। ठीक है, अगला सवाल को चलते हैं हम।
चलिए नेक्स्ट सवाल है, पढ़िएगा सवाल। ये भी देखिए एसएससी सीएचएसएल 9/8/2021 का सवाल है। अब बताइए 21 का सवाल है, मात्र बीच में एक पेपर मात्र हुआ है आपके पास, 2023 का एग्जाम हो जाएगा। बीच में एक सिर्फ पेपर हुआ है, उसके पहले का प्रीवियस सवाल हम करवा रहे हैं 2021 का। ठीक है, अब देखिए सवाल है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपया होता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सवाल पढ़ लिया आप लोग। चलिए अब ब्याज के वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कर रहा है, कोई निश्चित राशि हो 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपया देती है। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया मेथड क्या है, 10% के बाद कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो मेथड लगा लेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड लगा लेंगे यहाँ पे। अब देखिए गणना कीजिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, 10% है रेट, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, अब 10 रुपया कोई 10 रुपया अगर उसका प्रिंसिपल होगा तो उस पर 1 रुपया के ब्याज होगा, तीन है। ठीक है, 10% का रेट यही होता है। चलिए अब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकालते हैं हम, यानी कि मूलधन और मिश्रधन का अमाउंट निकालते हैं। तो चलिए 3 साल की बात कर रहा है, तो पहला साल 10 से 11, दूसरा साल 10 से 11 हो जाएगा, और तीसरा साल भी 10 से 11। रेशियो है, रेशियो दे देंगे। अब देखिए टोटल प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, 1000, और टोटल हमारा जो मिश्रधन कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो रहा है ना, 1 रुपया के ब्याज जैसे देगा यहाँ पे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एक हमारा कोची हो गया, सीआई हो गया, सीआई की बात कर रहा है तो। ठीक है, अब 11 में 11 से 3 बार गुना करेंगे, यानी कि 11 का क्यू, तो 11 क्यू कितना होता है, 1331 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1000 है, अमाउंट कितना है, 1331 है, तो कितना का हमें ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे देखिए कितना का ब्याज मिल रहा है, 331 का, 331 का ब्याज मिल रहा है। सवाल में से बोल रहा है कि ब्याज कितना मिल रहा है, 1324 मिल रहा है, यानी कि 1324 जो हमारा है कितना का मान है, तो 331 का मान है। हमसे पूछ रहा है क्या, कि राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, 1000 है, प्रिंसिपल कितना 1000 है, यानी कि 1000 का हमसे दाम पूछ रहा है। ठीक, क्या किए, कुछ नहीं, कंपेयर करना था। 331 हमारा क्या आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ब्याज कितना है, 1324 रुपया है। 1324 जो है 331 को डिनोट कर रहा है, हमसे मान पूछ रहा है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल हमारा 1000 है, 1000 से गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे हम, तो कितना बार कटेगा, 4 बार कटेगा, और 4 में 1000 से गुना, यानी कि 4000 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, 2021 का सवाल था, मजा आ गया, बताइए कोई दिक्कत। वीडियो को रोक रोक के भी आप देख सकते हैं जब तक ना समझ में आए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा टाइम कम लेंगे हम। बढ़िया, चलिए आगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब ये भी देखिए बहुत बढ़िया सवाल, जो CHSL 15/10/2020 का, ठीक है, लास्ट महीना समझिए, एक तरह से हो गया आपका 10वां महीना हो गया, समझिए एकदम लास्ट सवाल पूछा हुआ 2020 का है, यानी 21 का सवाल आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी बढ़िया सवाल है। रीचा की आय से 15% कम है, ठीक है, उसके बाद रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत कंफ्यूजन सवाल इसमें होता है। इसे सवाल करने के कम से कम 5-6 तरीका है जो आपको फाउंडेशन में बताए हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है तो 1 से 2 तरीका आपको बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए सवाल छोटा कर लेते हैं, जिनको इंग्लिश में सवाल पढ़ने का मन हो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिनको हिंदी में पढ़ना होगा हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब रीता की आय और रीचा की आय की बात कर रहा है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं रीता, यहाँ लिख लेते हैं रीचा। ठीक है, बोल रहा है कि रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है। अब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताइए, 3/20 होता है, जिनको नहीं पता परसेंटेज क्लास देखें। ठीक है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 हो गया। अगर रीता की आय रीचा की आय से बोल रहा है, यानी कि रीचा की आय, अगर रीचा की आय 20 होता, तो 20 का 15% यानी कि 3 कम किसका होता है, 17
हो जाता किनका, रिया का। ठीक है, यानी कि रीचा क्या है, कितना है हमारा 20 है, तो हमारा रीता का कितना आ जाएगा बताइए। रीचा का 20 है तो रीता का हमारा 17 आ जाएगा। अब सवाल बोल रहा है तो बताइए कि रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है रीचा की आय। रीता की आय से रीता की आय कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए रीचा की आय कितना है 20 है और यहाँ रीता का 17, तो बताइए कितना अधिक है, 3 अधिक है। 3 अधिक है कितना पे, 17 पे, और परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे हम लोग। अब बताइए इसको नहीं कटना है न कुछ नहीं करना है, ठीक है, सीधा देखिए 1/17 कितना होता है, 1/17 का परसेंटेज वैल्यू होता है 5/15/17%। 1/17 हमारा कितना होता है 5/15/17%। हमसे पूछ रहा है कितना का, 3/17 का, इससे कितना गुना वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई, 3 गुना वैल्यू हो जाएगा। 3 गुना वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 15/45%। अब इसका अगर हम देखा जाए तो अभी अभी लग सकता है डिवाइड, जब तक लगेगा तब तक लगाना है। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 दूना का 34, यानी कि 15×2 17 हो गया, और 11/17%, यानी कि 17 सही 11/17%। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन इज द करेक्ट आंसर। देखिए सवाल मात्र 2 लाइन का था, लेकिन परसेंटेज वैल्यू इतना टफ था कि जिनको नहीं निकालने आएगा वो सीधा गुना करेंगे 300 में, और 300 गुना करके 17 से डिवाइड करेंगे, जिससे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन जिनको पता है कि 1/17 कितना होता है, 5 ही 15/17, उनके लिए बहुत आसान चीज था। तो सीएचएसएल का सवाल है, सवाल हल्का है, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि बहुत बढ़िया छोटा सवाल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि परसेंटेज वैल्यू से यहाँ गेम खिला दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं सवाल को। एक एबी रूल भी होता है, तो एबी रूल जाकर फाउंडेशन क्लास में देख सकते हैं, बहुत तरीका वहां पे बताया गया है। ठीक है, इसी चैनल पे। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए एक एक कार की चाल में यदि 30% की वृद्धि की जाती है तो यह किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। ठीक है, इसी दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें। जैसे कोई कार है, ठीक है, उसका रफ्तार जो है 30% में बढ़ा देते हैं। ठीक है, 30% उसका रफ्तार बढ़ा देते हैं, तो वह निश्चित किस कोई दूरी होगा, कोई निश्चित स्थान होगा, ठीक है, वहां पे पहुंचने में 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। जैसे अब चाल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि टाइम कम लेगा। ठीक है, तो 30% अगर इसका चाल बढ़ाते हैं तो 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। किसी भी स्थान पे जाना होगा, परफेक्ट स्थान दिया गया है यहाँ पे निश्चित। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर उस समान चाल से चलता, वो अपने आप चाल से अगर नहीं बढ़ाते, बिना बढ़े हुए चाल से चलती, तो कितना समय लेता है, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। बढ़िया सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस का। देखिए कार की चाल में 30% बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, पहले तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखते हैं हम, तो कितना होता है 30% का फ्रैक्शन वैल्यू, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका नॉर्मल चाल जो है, नॉर्मल स्पीड अगर 10 था, तो 30% की बढ़ोतरी, उसका अब का स्पीड कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। 13 जो है क्या है, करेंट स्पीड है। ठीक है, करेंट स्पीड अभी का बात कर रहा है, उसका नॉर्मल था जब वो पहले का था चाल। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं इनिशियल, पहले, अब के बात करते हैं। ठीक है, नाउ। ठीक है, चाहे ऐसे कर सकते हैं, ओल्ड ओल्ड ने भी कर सकते हैं। देखिए ओल्ड न्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए पहले चाल कितना था, 10 था, बढ़ के कितना हो गया न्यू, नया चाल 13 हो गया। यहाँ कोची का बात हो रहा है मेरे दोस्त, स्पीड का बात हो रहा है, स्पीड लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है कि सर यहाँ पे डाटा सिर्फ एक एक को दिया है, तो कैसे निकल सकता है, सभी को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे आपको भी कंफ्यूजन होगा। तो ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, स्पीड का उल्टा क्या होता है हमारे दोस्त, टाइम होता है। तो बताइए यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, तो 10 13 रेशियो 10 हो जाएगा। देखिए 10 रेशियो कितना है, 13, तो 10 13 अनुपात 10। ठीक है, कोई दिक्कत, टाइम का रेशियो आ गया हमारा, टाइम का रेशियो आ गया ना, बताइए, क्योंकि स्पीड का उल्टा टाइम होता है। अब यहाँ पे देखिए वो किसी गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। देखिए वो 13 घंटे से अगर पहुंच 13 घंटे में कोई जगह पर पहुंचना था उसको, अब कितना पहुंच रहा है, 10 घंटे पहुंच रहा है। कितना देरी पहले पहुंच रहा है मेरे भाई, तो 3 घंटा पहले पहुंच रहा है। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 2 घंटे पहले पूछ रहा है, 2 घंटा पहले पहुंच रहा है, यानी कि 2 का मान 3 के बराबर है, यही ना, बताइए। सवाल में बोल रहा है 2 घंटे पहले पहुंच रहा है, लेकिन हमारा जो है 3 घंटे पहले पहुंच रहा है। देखिए 3 घंटे पहले पहुंच रहा है,
तो हमसे क्या बोल रहा है कि वह जो कार था, कार द्वारा लिया गया समान समय ज्ञात करें। अब सामान्य समय कितना है, तो समान समय कितना था बताइए, 13 है। समान समय 13 ना है, क्योंकि उसका 13 घंटा पहले लगता था। वही पूछ रहा है कि ओल्ड जो मान है वो निकालिए, तो उसको 13 से गुना कर देंगे हम लोग। कितना आ जाएगा, 13 दूना का 26/3 घंटा। ठीक है, 13 दूना का 26/3 घंटा। इसको डिवाइड कीजिएगा अगर 3 से, तो कितना आ जाएगा, 8 की 24 सही 2/8 सही 2/3 घंटा। अब 8 तो है तो 8 घंटा हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस अब 2/3 है, तो 2/3 को अगर हम घंटा को मिनट में बदलते हैं तो 60 से गुणा करेंगे। 20×3 = 60 है, 20×40, यानी कि 8 घंटा प्लस 40 मिनट। 8 घंटा 40 मिनट आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 2/3 है मेरे दोस्त, 90। कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 2/3 60 से डिवाइड करेंगे उसको, तो 20 12 20 गुना का 40, यानी कि 8 घंटा 40 मिनट लगेगा टाइम आपका। 8 घंटा 40 मिनट लगेगा टाइम। सामान्य समय में ज्ञात कीजिए, 13 का ही मान पूछ रहा है ना। 2/3 गुने 13, 13 दूना का 26/3, 8 की 24, 24 कटेगा आपका, बच गया 2, 2/3। 2/3 को अगर हम मिनट में देंगे तो 60 से गुना करेंगे, तो आपका 20 दूना का 40 हो जाएगा। 8 घंटा 40 मिनट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, देखिए दो दो ऑप्शन सेम है, 8 घंटा 20 मिनट, 8 घंटा 20 मिनट। कोई को 40 कर लीजिए, ठीक है, इसको 40 बना लीजिए। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम था, टाइप मिस हो सकता है, ठीक है ना। 8 घंटा 40 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बढ़िया है, समझ में आएगा। देखिए ये पहले वाला चाल था ओल्ड चाल, अब न्यू चाल है। चाल का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है बस। पहले 13 घंटा लगता था, अब उसको 10 घंटा लग रहा है। कितना कम, 3 घंटा कम। सवाल में बोल रहा है 2 घंटा कम लग रहा है, यानी कि 2 का मान 3 है, 13 का निकालना था। खत्म। अगला सवाल है, देखिए जब कोई लेख 291 रुपया में जो है बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। 8% लाभ हासिल करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, बताइए। बढ़िया सवाल है। कोई भी सामान दूसरे इकाने में बेचता है तो इसे 30% की हानि होती है। अब 8% के लाभ हासिल करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, ये भी CHSL का सवाल है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो सवाल करने का 3 4 तरीका तो है ही। उसके बाद बेसिक तरीका जो फॉर्मूला पर है, फॉर्मूला क्या होता है, CP/100 गुने 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपका होता है SP=। तो उससे बनाइएगा बहुत टाइम लग जाएगा, सीधा शॉर्ट तरीका अपनाइए, क्योंकि आप एसएससी का स्टूडेंट है। एसएससी का स्टूडेंट है, यानी कि मैथ आपका ब्रह्मास्त्र तरीका रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 291 में बेच रहा है तो 3% की हानि हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू अपने आप में 97% होगी। 3% की हानि मीन्स 97%। 100% अपने आप में कोई वैल्यू होता है, 30% की 3% की हानि बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं कितना 97% में आपका बेच रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 291 बेच रहा है, 291 बेच रहा है, तो 3% की क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं 97% का मान है ये। पूछ रहा है कि 8% लाभ हासिल करने के लिए, 8% लाभ, देखिए अपने आप में वैल्यू 100% होता है, तो 8% लाभ पाने के लिए 108 का मान चाहिए हमें, सीधा 108 का मान निकाल दीजिए। सीधा एक लाइन में आंसर। देखिए अब 7 के काटिएगा तो 3 बार में कटेगा, परसेंट से परसेंट खत्म। अब 108 में 3 से गुना तो 300 कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए एक लाइन में आंसर आप कर सकते हैं। अगर आप चाहिएगा तो इस सवाल को लेंदी बना सकते हैं। पहले सीपी निकालिएगा फॉर्मूला के थ्रू, फिर सीपी निकाल के उसको 8% के लाभ पे बेचिएगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सीधा एक लाइन में, दूसरे इकाने बेच रहा है, 3% का लॉस हो रहा है। 3% मीन्स 97% का मान है, 97% का मान दिया हुआ था 291, हमसे 108 का निकालना था। 100% निकालते तो आपका सीपी निकलता, क्योंकि सीपी अपने आप में 100% होता है। हमें 8% का लाभ पर निकालना था, 108 का मान निकाल दिए। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए बनाइएगा।
आ गया। देखिए यहाँ पे एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 1000 रुपया है। चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट की अनुमति देने के बाद एक दुकानदार 300 रुपया का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। चिन्हित मूल्य में मार्क प्राइस जो है उसका 1000 रुपया है, ठीक है ना। अब 20% की छूट देता है, उसके बाद भी 300 रुपया का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ कमा रहा है 300, लेकिन लाभ परसेंट पूछ रहा है, उसके लिए हमें सीपी चाहिए, ठीक है ना। अब सीपी निकालते हैं हम। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं हम मार्क प्राइस, उसके बाद आपका हो जाएगा एसपी, और फिर हो जाएगा आपका सीपी, ठीक है। ये तीनों का आपका तीनों पांडों का रेशियो रहना चाहिए याद, ठीक है। बीच में क्या रखना है, एसपी रख लीजिए, ठीक है। और आप यहाँ सीपी और एमपी को किनारे रख सकते हैं। देखिए मार्क प्राइस कितना है मेरे दोस्त, 1000 रुपया है। 1000 है मार्क प्राइस, कितना है 1000 है। वही बोल रहा है कि 1000 रुपया मार्क प्राइस है, तो उस पर 20% की छूट देता है। अब इस पर अगर 20% की छूट देंगे तो कितना बेचेंगे बताइए। तो 20% कितना हो जाएगा इसका, तो 200 हो जाएगा। 1000 का 20% 200 होगा, 200 का छूट देगा तो सामान कितना में बेचेगा, तो 800 में बेचेगा, ठीक है ना। सामान को 800 में बेच रहा है, 800 में बेच रहा है। अब जब सामान को 800 में बेच रहा है, तो वो बोल रहा है कि 300 रुपया का लाभ हो रहा है। जब 800 में बेच रहे हैं हम सामान को, तो कितना का लाभ हो रहा है, 300 का हो रहा है। अगर हम 300 लाभ को घटा देते हैं 800 में से, तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। तभी तो देखिए 500 का सामान 800 में बेच रहा है, 300 रुपया का लाभ हो रहा है ना। वही बोल रहा है कि पहले ही कि 20% छूट दिए तो 800 में बेच रहे हैं सामान को, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से देखते हैं कि 300 क्या है, लाभ हो रहा है, तो 300 अगर हम घटाते हैं मार्क प्राइस में से, तो 500 हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। एकदम सिंपल सवाल बन गया हमारा। अब सीपी आ गया, लाभ आ गया। अब पूछ क्या रहा है हमसे, बताइए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब लाभ कितना है मेरे दोस्त, 300 का है। 300 का लाभ कितना पे, सीपी पे 500। अब परसेंट के लिए कितना से गुना, तो 100 से गुना। अब यहाँ पे काटिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 3/5 कितना होता है मेरे दोस्त, 60% होता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60% मीन्स ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे चले, बताइए। चलिए अगला सवाल है CAHS सेल 2020 का। कीजिएगा। हो गया। 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से लिए गए 3500 रुपया कितने वर्षों में 4500 रुपया हो जाएंगे, ठीक है। कितने रुपए 4500 रुपया हो जाएंगे, 3500 रुपया जो था वो 4500 हो जाते हैं। यानी कि जो मूलधन हमारा है कितना है, 3500 है, वो कितने साल में जो है 4500 रुपया हमें मिलेगा। और रेट कितना है, 10% है। देखिए अमाउंट कितना है मेरे दोस्त, अमाउंट हमारा हो गया सर 4500, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हो गया, तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 3500, 3500। रेट कितना है, रेट हमारा है 10%, ठीक। सब पता कर लिए हम लोग। हमसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम निकाल लेंगे हम। अब देखिए अमाउंट 4500 है, और 3500 रुपया क्या है हमारा, 3500 क्या है, प्रिंसिपल है। तो बताइए अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो हमारा ऐसा ही नहीं निकल जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकल जाए कि नहीं निकल जाएगा बताइए। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट होता ही है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसमें से घटाते हैं तो हमारा 1000 जो है, 1000 हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। अब एसआई का फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, क्या होता है बताइए, पी गुने आर गुने टी बटा 100, ठीक है। एसआई कितना हमारा है, 1000 है। एसआई कितना हमारा है, 1000 है। 1000 इक्वल टू पी कितना है हमारा, 3500 रुपया है। 3500 गुने आर नहीं पता, आर पता है 10%, टी नहीं पता, टी निकालना है हमें। अब बाकी 100 से
डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे अगर काटते हैं 1, 2, 3 जीरो से 1, 2, 3 जीरो खत्म। अब t इक्वल टू क्या आ गया हमारा? तो सर t इक्वल टू आ गया 35/100। ठीक है ना? क्या आ गया? 35 बट्टा अच्छा 100 तो इधर चल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 100 तो यहाँ आ जाएगा आपका। t इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100/35 काटिएगा तो 20 पचे 100। अब यहाँ पे 7 पचे 35। अब 20/7 है तो बताइए कितना कटेगा आपका? 7 21 यानी कि 2 बार में कटेगा। 7 गुना के 14 और 6/7 ईयर्स यानी कि 2 सही 6/7 साल आपका लगेगा। 2 सही 6/7 आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? बढ़िया सवाल था। प्रिंसिपल था, अमाउंट था, हमें एसआई निकालनी है। एसआई का फॉर्मूला निकाल लिए, पी गुनी आर गुनी टी होता है। यहाँ से आप आर का टी का मान निकाल सकते हैं। कितना आ गया आपका? 2 साल 6/7 महीना। अगला देखिए, एज का बहुत बढ़िया सवाल है। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पूर्व अनुपात 1:3 था। अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, दो भाइयों का वर्तमान आयु दिया हुआ है और 5 वर्ष पहले का अनुपात भी दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात पूछ रहा है। अब जैसे चाहे सवाल को बना सकते हैं, भी सीएचएसएल का सवाल ही है, ठीक है ना? ऐसे सवाल करने का भी 2-3 तरीका है। अब जिस तरह से बनाना चाहते हैं उस तरह से बना सकते हैं। ये सवाल आपका 5 सेकंड में बन सकता है और आपका 2 मिनट भी ले सकता है टाइम। देखिए, मान लीजिए पहला भाई ए हो गया, दूसरा भाई बी हो गया, ठीक है? दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? प्रेजेंट का देखा जाए तो प्रेजेंट का अनुपात जो दिया हुआ है हमारा कितना है? 1:2 है। 1 अनुपात कितना है? 2 है, ठीक है? अब 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है, ठीक है? 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है हमसे, तो 5 वर्ष आज से पहले जाएँगे। पहले मीन्स प्रेजेंट से पहले जाएँगे, तो 5 वर्ष पहले अगर जाते हैं, कितना दिया है अनुपात? 1:3। 1:3 दिया हुआ है। अब देखिए, अब बोल रहे हैं कि 5 वर्ष बाद का अनुपात बताइए। बाद मीन्स नीचे जाएँगे। यहाँ रेशियो आपका पूछ रहा है क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि दोनों का गैप बराबर देखना है कि दोनों का गैप बराबर है कि नहीं है। अब देखिए 3 से 2 का गैप कितना? 1 का और यहाँ से 1 का गैप कुछ ही नहीं बन रहा है। हमें गैप बराबर करने के लिए क्या करना है? ये दोनों का देखना है। गैप कितना का है? यहाँ 1 का है और यहाँ गैप 2 का है। ठीक है? अब ये वाला इसके साथ गुना, ये वाला इसके साथ गुना। अब यहाँ 1 के साथ गुना करो, यहाँ 1 के साथ। अब ये 2 वाला के यहाँ गुना और ये यहाँ गुना। समझ आया? गैप बराबर करने का सबसे शानदार तरीका यही है कि दोनों का आपका गैप देखना है पहले नीचे वाला का। यहाँ गैप 1 का आ रहा है, यहाँ गैप 2 का आ रहा है। अब 2 वाला नीचे के साथ गुना, अब 1 वाला ऊपर के साथ गुना करेंगे। अब ऊपर गुना करेंगे तो हमारा 1:3 रह जाएगा। है ना? 1 अनुपात क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। 1:3 रह जाएगा। ये है। अब यहाँ पे अगर नीचे गुना करते हैं तो कितना आएगा 2 से? देखिए, अब नीचे गुना 2 से कीजिएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बना देगा। अब यहाँ पे आपका दूसरा का 4 आ जाएगा। यानी कि 2 अनुपात कितना? 4 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 2:4 आ जाएगा। अब देखिए सवाल, 5 वर्ष पहले जाना है, ठीक है? यहाँ अगर 5 वर्ष पहले का बात करें, अब यहाँ कितना गैप मिल रहा है? 1 का गैप मिल रहा है। लेकिन सवाल में बोल रहा है 5 साल का गैप मिल रहा है। एक 1 यूनिट का मान 5 के बराबर है। 1 यूनिट का मान 5 के बराबर है। अब हमें 5 साल बाद चाहिए, तो 5 साल बाद करें, चाहे 1 यूनिट बाद करें या 1 यूनिट, बात बराबर है। अब 5 साल बाद जैसे 5 1 यूनिट के बराबर है, तो 1 भी आपका 5 के बराबर होगा ना? तो सीधे 5 साल बाद करने के लिए दोनों में 1 का जोड़ दीजिए। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ गया, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ गया। यही आपका करेक्ट आंसर होगा 3:5। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। 5 क्या हुआ? 5 से यहाँ गुना, 5 से यहाँ गुना, 5 से यहाँ गुना, वो और लेंथ ही पड़ जाएगा। सीधा से कि 1 जो है 5 के बराबर, तो 5 भी हमारा 1 के बराबर होगा। तो 5 साल बाद पूछ रहा है, यानी कि 1 के बाद बराबर, अब 1 जोड़ दीजिए इसमें। 5 साल बाद पूछ रहा है, यानी कि 1 से बढ़ाने की बात कर रहा है, तो आप 1 सीधे बढ़ा दीजिए, बात बराबर ही है। तो कितना आ जाएगा आपका? 3:5 आ जाएगा आपका 5 साल बाद। ठीक? अगला सवाल पढ़िए।
एक विद्यालय के 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। विद्यार्थियों तथा उनके गणित तथा विज्ञान के अध्यापकों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि विज्ञान के अध्यापक की आयु गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है तो गणित के अध्यापक की आयु वर्षों में क्या होगा? देखिए, विद्यालय के 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 14 वर्ष है। ठीक है, 5 विद्यार्थियों का औसत 14 वर्ष है। इसका अगर योग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 विद्यार्थियों का, 5 स्टूडेंट्स हैं, इनका अगर एवरेज निकालें तो कितना है? 14 है। ठीक है, एवरेज। अगर हम सम निकालते हैं तो सम कितना आ जाएगा? तो 5 गुने 14 इक्वल टू 70। 70 हमारा क्या आ गया? सम आ गया। ठीक है ना, सम आ गया। अब यहाँ पे देखिए, विद्यार्थियों तथा उनके गणित के अध्यापक जो है, विज्ञान के अध्यापकों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, विद्यार्थियों के और उनके गणित तथा विज्ञान के अध्यापकों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि विज्ञान के अध्यापक की विज्ञान के अध्यापक की आयु गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है। मान ली गणित के जो शिक्षक हैं, गणित का, मैथ्स, उनका एवरेज जो है, एवरेज हमारा है कितना है? एक्स है। एक्स है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो किसका बात कर रहा है कि गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है। किसकी? विज्ञान के, यानी कि साइंस वाला टीचर के अगर एवरेज देखें कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब वही बोल रहे कि देखो स्टूडेंट्स कितना थे? 5 स्टूडेंट्स थे। उनका और गणित के अध्यापक और मैथ के गणित के अध्यापक, दोनों का जो गणित के अध्यापक हुए और मैथ का, सॉरी, साइंस का, तो दोनों का जो एवरेज दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है? टोटल का जो एवरेज हमारा दिया हुआ है 30 है। तो टोटल का एवरेज 30 है, तो यहाँ टोटल अगर निकालते हैं, एक्स जो है हमारा किनका हो गया? मैथ्स का एवरेज। और साइंस वाले की कितना हो गया? एक्स प्लस 6 हो गया। अब टोटल विद्यार्थी के कितना था? 70 था। और टोटल हमारा कितना दिया हुआ है? तो 30 दिया हुआ है, एवरेज आपका 30 दिया हुआ है। तो 30 है, यहाँ सम सबका लेके चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे भी सम लेके चलेंगे। तो टोटल कितना हो गया संख्या? तो 5 आपका स्टूडेंट थे, अब 2 टीचर थे, मैथ और साइंस का, तो 5 दूस 7, 5 दूस 7 हो गया। अब 30 एवरेज था, तो 7 में 30 से गुना करेंगे, आपका सम आ गया। अब यहाँ देखा जाए तो 2x प्लस 6 प्लस 70 इक्वल टू कितना आएगा? 210। ठीक है, यानी कि 2x बराबर आपका 210 में से 76 घट जाएगी। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? अब 10 में से 6 हो गया 4। ठीक है ना, और यहाँ बचे कितना आपका? 20। अब 20 में 7 गया 13। और यहाँ x है ना, यहाँ के 2 बैठेगा, कितना आ जाएगा? 67। एक्स का मान कितना आ गया? 67। हमसे पूछ क्या रहा था कि गणित के अध्यापक की आयु ज्ञात करें। गणित के अध्यापक की आयु कुछ माने थे हम लोग? एक्स माने थे, ना। अब एक्स का मान हमारा कितना आ गया? 67 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 67 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बढ़िया, बताइए। यहाँ स्टूडेंट लोग का सम निकाल लिए, उसका टोटल का सम देखे दिया हुआ है कितना? 210 है, तो टोटल का एवरेज लेके चलेंगे। जिसे बोल रहा था कि गणित का टीचर जो है, उनका एवरेज कितना था? एक्स था, और तो साइंस का एक्स प्लस 6 हो गया, क्योंकि 6 वर्ष ज्यादा कर रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया लेवल का सवाल यहाँ पे देखिए, जो है हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत बढ़िया सवाल है। एक भवन पर एक यहाँ झंडा होगा मेरे दोस्त। ठीक है, झंडा, झंडा यहाँ पे कर लीजिएगा, झंडा। ठीक है, एक भवन पर एक झंडा लगा है। भवन के आधार से जाने वाले समतल पर स्थित किसी बिंदु से, ये टाइपराइटर सब अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ झंडे होगा, झंडे कर लीजिएगा, यहाँ भी आपका झंडे होगा। टाइप मिस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, कोई क्या ऑटोमेटिक ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक भवन पर एक झंडा लगा है। भवन के आधार से जाने वाले समतल पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के शिखर और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि भवन 40 मीटर ऊंचा है तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। अवनमन कोण यहाँ बात कर रहा है। देखिए अवनमन कोण, उन्नयन कोण दो होता है।
आपको डिफरेंट पता है? देखिए अवनमन कोण मीन्स होता है आंख को नीचे, मैंने कहने का मतलब आंखों के पलकों को झुकाकर देखा जाने वाले किसी बिंदु पर जब आंख का कोण बनता है उसे उन्हें अवनमन कोण कहते हैं। और जैसे ही आंखों को उठाकर किसी बिंदु को देखते हैं हम लोग, वो जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। यानी कि यहाँ पे आंखों को झुकाकर देखने की बात कर रहा है, ठीक है, अवनमन कोण की बात कर रहा है। अब ट्रेंगल लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले एक हम ट्रेंगल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रेंगल ले लिए हम। चलिए ए बी हो गया। अब ए बी जो है क्या है? भवन के आधार से जाने वाला समतल है, जिसका ऊंचाई कितना हमारा है? भवन की ऊंचाई जो 40 मीटर है, 40 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद बात कर रहा है कि उस पे एक झंडा लगा हुआ है। चलिए यहाँ जो बी बिंदु है, जो बी शिखर है, जो बी शिखर है हमारा, यहाँ से एक झंडा लगा हुआ है। ठीक है, ये छत हो गया। यहाँ से एक जो हमारा झंडा लगा हुआ है, ठीक है, झंडा लगा हुआ है। अब यहाँ से बोल रहा है कि उन्नयन कोण बनेगा ना, बताइए। उन्नयन कोण यानी कि समतल पर, जमीन के समतल पर बनेगा। अब उन्नयन कोण यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है आपका कितना? 45 डिग्री। और यहाँ पे जो आपका है कितना है? 30 डिग्री। ठीक है ना, कितना है? 30 डिग्री है। तो यहाँ पे 30 डिग्री है। एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक लाइन खींच देते हैं हम, क्योंकि अवनमन कोण का बात कर रहा है। ये हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे अवनमन कोण 45 डिग्री का, यहाँ भी 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे आधार पे बन रहा है। आधार को मान लीजिए यहाँ पे ए बी, यहाँ सी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डी हो गया। ठीक है ना। अब देखिए फिगर बन गया। अब बढ़िया तरीके से समझिएगा, जब यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी आपका 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री बनेगा। और यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है, तो पूरा यहाँ पे 45 डिग्री ही बनेगा। और यहाँ पे आपका 30 डिग्री। ठीक, चलिए सवाल बन गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, फिगर बन गया। अब देखिए सवाल कैसे करना है। देखिए अगर हम ट्रेंगल ए डी सी में चलते हैं, ए डी सी में, ट्रेंगल ऑफ ए डी सी में चलते हैं, तो क्या मिलता है हमें? टेन 45 डिग्री मिलता है हमें। ठीक है, टेन 45 डिग्री। अब टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? एक होता है। ठीक है, एक होता है ना, एक हो जाएगा। अब टेन 45 है, उसका मान तो हम एक लिख लिए। अब टेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा बराबर पता है आपको कि लंब बटा आधार होता है, पी बाई बी होता है। लंब कितना है? ए सी है। आधार कितना है? ए डी है। ठीक है ना, ए सी बटा ए डी, ए डी इक्वल टू 1। अब बताइए ए सी हमारा जो है, ए सी इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ए बी प्लस बी सी लिखते हैं, जिसका ए बी की लंबाई कितना है? 40, यानी कि 40 प्लस बी सी बटा ए डी इक्वल टू 1। अब ए डी बराबर कितना आ जाएगा? ए डी बराबर आ जाएगा हमारा 40 प्लस बी सी। ठीक है, 40 प्लस बी सी। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, यहाँ से जगह बना लेते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। एक सेकेंड, थोड़ा बढ़िया सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा ए डी का मान यहाँ से आ गया। अब ट्रेंगल चलते हैं, अगला ट्रेंगल हमारा ए डी बी में, ए डी बी में। अब ट्रेंगल ए डी बी में देखते हैं, अगर ए डी बी में देखते हैं तो क्या मिलेगा हमारे? टेन 30 डिग्री मिल रहा है, टेन 30 डिग्री मिल रहा है। ठीक है ना, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए? टेन 30 डिग्री का मान तो 1/√3, 1/√3 होता है। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। अब टेन 30 है, तो यानी कि टेन का बात हो रहा है, टेन भी होगा क्या होता है? पी बाई बी होता है, यानी कि लंब गुने लंब बटा आधार। लंब कितना है? ए बी है, आधार कितना है? ए डी है, यानी कि ए बी बटा ए डी इक्वल टू 1/√3। अब ए बी का मान कितना है हमारा? 40 है, तो 40 लिख लेंगे, बटा ए डी का मान कितना है? 40 प्लस बी सी इक्वल टू 1/√3।
ठीक है ना, 1/√3 आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे गुना अगर करते हैं हम, कितना आ जाएगा, ऊपर चलते हैं यहाँ से, अगर करते हैं सोल्यूशन तो 40 में √3 से गुना, 40 √3, ठीक है, और इक्वल टू 40 + 20 ही, यहाँ देख लीजिए तीसरा तीसरी गुना कीजिएगा यही आएगा। अब 40 √3 है, √3 का मान कितना होता है 1.7, 1.7 इक्वल टू यहाँ पे 40 + 20। अब 20 का मान निकालेंगे तो 17 चौका 68 यहाँ हो जाएगा, 68 और 40 इसमें से घट जाएगा, इक्वल टू 20। अब 20 बी आ गया, क्या है 20 है ना, 20, तो 20 बराबर कितना आ जाएगा 28, 20 बराबर कितना आ गया 28 आ गया, यानी कि 28 मीटर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था। देखिए यहाँ पे फिगर के साथ कीजिएगा ज्यादा मजा आएगा। कहाँ कितना अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण ऊपर से बनता है, उन्नयन कोण नीचे से बनता है। ठीक है, तो देख लीजिए पहले 45 डिग्री चले हैं बड़ा वाला फिगर में, फिर 30 डिग्री चले हैं छोटा वाला फिगर में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा √3 का मान कितना रखना, 1.7 लिखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 68 में से 40 क्या 28 आ गया, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। चलिए कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि चार संख्या 20, 27, 15 तथा 29 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, चार संख्या हटाने की बात कर रहा है, लेकिन 12 संख्या का टोटल कितना है 35 हमारा जो है एवरेज है। ठीक, चलिए अब 12 संख्याओं का एवरेज कितना है, 12 जो संख्या है उसका एवरेज कितना है मेरे दोस्त, एवरेज है 35। अगर सम निकालते हैं, सम, तो 12 गुने 35 हो जाएगा, तो सम कितना आ जाएगा 350, 5 का 70, ठीक है ना, यानी कि 420। ठीक है, 420 आ जाएगा, 12 + 60 0, 6 12 36 6 42, 420 आ गया। टोटल सम कितना हमारा 420 आ गया। संख्या हटाने किसके किसका बात कर रहा है, तो 20, 27, 15, 29 को घटाने की बात कर रहा है। अब जोड़िए, 9 5 14 7 21 की एक हाथ में आपका 2 आ गया, और 2 1 3 2 5 2 7 2 9, कितना गया 91 आ गया। अब इसमें से अगर 91 में घटाते हैं तो कितना आएगा 9, ठीक है ना, 11 बच गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 329 आ गया। अब 329 जो बच गया, कितनी संख्याओं का औसत बच गया, मतलब कितनी संख्याओं का योग बच गया, तो सर 12 पहले था जिसमें से 4 को घटा दिए तो 8 बच गया, यानी कि 329 जो है हमारा 8 संख्याओं का सम है। इसको एवरेज निकालने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक का 32 कर जाएगा आपका, 9 बचेगा, 8 एकम 8 पॉइंट, फिर 1 8 एकम 8, यानी कि 41.1 समथिंग करके आएगा, यानी कि ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, देखिए अब 12 टोटल औसत था, 12 में से 4 को हटा दिए तो बचा कितना 8, 8 का योग हमारा कितना आ रहा था 329 आ रहा है, सम है ना ये, सम कितना 329 आ रहा है। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने क्या करेंगे, टोटल कितना है 8 है, क्योंकि होता है ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 329 जो हमारा सम था वो 8 में बांटना था, तो 41.1 समथिंग करके आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका है, पूरी तरह से डिवाइड कर लीजिएगा। अगला सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। अब जिनको रूल नहीं पता होगा उनके लिए बहुत बड़ा सवाल हो सकता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट चीज है यहाँ पे गुना करना, 785 में 785 से और फिर 785 से, और यहाँ पे 3 बार 435 से गुना करना है, उसके बाद 785 का स्क्वायर करना है, फिर 435 का स्क्वायर करना है। अब माइनस 785 गुना 735, यहाँ 735 नहीं होगा 435 होगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 435 हो जाएगा, यहाँ पे 435 कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए सवाल है 785 गुने 785 गुने 750 से, अगर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, तो बताइए ए गुने ए है ना, देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, अब यहाँ बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तीनों जगह है, यानी कि ए गुने ए क्या ए का
क्यू होगा ना, ए का क्यू प्लस बी का क्यू बटा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, प्लस प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे ए बी, ए ना आएगा फॉर्मूला, बताइए है यही आएगा। अब यहाँ पे क्या माना है इसको, ए माने है ना, यहाँ पे क्या माने इसको बी माने हैं, यहाँ ए यहाँ बी। अब बताइए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हमारा होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है फॉर्मूला। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इन है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरी तरह से वैल्यू कट जाएगी, तो बच का कितना जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब ए कितना हमारा है तो 785 है, अब बी कितना हमारा है तो 435 है। अब जोड़िएगा तो 5 5 10 की 0 हाथ में 1, 8 3 11 12 के 2 हाथ में 1, 7 4 11 1 1220, 1220 ऑप्शन नंबर सी फॉर कोलकाता इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत, कोई कठिनाई समझने में? बहुत बढ़िया सवाल था, सिर्फ पकड़ना था आपको किस फॉर्मूला पे है। यहाँ पे फॉर्मूला हम देखें तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला मिला, जो आपका एक ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब इसको देखेंगे तो यहाँ नीचे वाला वैल्यू पूरी तरह से कट जाएगा, बच कितना जाएगा ए प्लस बी, आपका वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए देखिए सवाल है उस संख्या का पता लगाएं उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। वो संख्या का पता लगाना है हमें जो 49 से उतने ही अधिक होगा जितना कि 95 से कम होगा। अब इस सवाल को करने का दो तरीका देते हैं आपके पास। जैसे बेसिक अगर देखा जाए, बेसिक तो क्या करना है, मान ली कि वो संख्या हमारा x है, लेट नंबर हमारा x है, घबराइएगा नहीं, दो लाइन का भी आंसर बताएंगे कैसे किया जाता है। यहाँ पे पहले मेथड सीखिए, ठीक है ना। आ गया संख्या x है, अब बोल रहा है कि वो संख्या जो है 49 से उतना ही अधिक है, x माइनस 49 इक्वल टू जितना कि 95 से कम है, तो 95 माइनस x कर लिए। अब x को इधर लाएंगे तो 2x इक्वल टू 49 प्लस में जुट जाएगा यहाँ पे, तो 95 प्लस 49, ठीक है ना। x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 5 14 के 4 हाथ में 1 9 4 13 1 14 बट्टा 2, इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा 72 बार में, ठीक है ना। 72 बार कट रहा है, यानी कि x बराबर क्या हमारा आ गया 72 आ गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चेक कर सकते हैं आप, 72 में से 49 को घटाइए कितना आएगा 23 आएगा, और 95 में से भी आपको देखा जाए कि 72 को घटाएंगे तो कितना आएगा 23 आएगा, यानी कि संख्या हमारा करेक्ट है यहाँ पे 72। अब सबसे बढ़िया क्या करना है, इतना एक्स टेक्स नहीं मानना है, सीधे क्या करना है कि 49 और 95 से बोल रहा है तो सीधा 49 प्लस 95 कर देंगे बट्टा 2 से डिवाइड कर देंगे, जोड़ेंगे 144 आएगा बट्टा 2, काटेंगे हमारा कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, सीधा एक लाइन में आंसर मार देना, ठीक है 72। कोई एक्स टेक्स माना झमेला नहीं है आपको, लेकिन दे दिए अप्रोच भी दे दिए साथ में बेसिक कि आप सीख सकते हैं। अगर हो सकता तरीका है भुला जाए शॉर्ट तरीका, सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, दोनों का योग कीजिए बट्टा में 2 कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगला सवाल, देखिए भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है और भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12 है। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, ठीक है। देखिए भाजक और शेषफल का क्या है अनुपात दिया हुआ है, भाजक और शेषफल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है कितना है, तो भाजक शेषफल का अनुपात 3:2 है। फिर देखा जाए तो भाजक तथा भागफल का अनुपात दिया हुआ है, भाजक तथा भागफल का यानी कि कोसेंट का कितना है हमारा, तो 7:12 है, ठीक। फिर दे रहा है कि यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। शेषफल 14 है, यानी कि शेषफल हमारा कितना आ रहा है 14 आ रहा है, रिमेनिंग कितना है 14 है।
अब शेषफल 14 है, यहाँ शेषफल कितना है 2 है, कितना है 14 है, कितना गुना 7 गुना, तो ये भी वैल्यू अपने आप में कितना गुना हो जाएगा 7 गुना, यानी कि 21 आ जाएगा। अब भाजक 21 आ गया, भाजक 21 हमारा आ गया, तो बताइए भाजक 21 21 है, कितना गुना है 3 गुना है, तो ये भी अपने आप में कितना गुना 3 गुना, बात 36। ठीक है, ठीक है ना। देख लिये शेषफल दिया हुआ है कितना 14। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप बढ़िया तरीका से कि हमारा देखिए भाजक आ गया 21, भाजक 21 आ गया, ठीक है। उसके बाद भागफल कितना आ गया हमारा 36 आ गया, और शेषफल कितना आ गया 14 आ गया। तो पूछ रहा है कि भाज्य पहले निकालेंगे तब ना 9 से विभाज्य करेंगे, बताइए पहले भाज्य निकालेंगे तभी तो हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो भाज्य बराबर क्या होता है बताइए, भाज्य बराबर हमारा फॉर्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब बताइए भाज्य निकालना है हमें, अब शेषफल बताइए, अब भाजक कितना है, भाजक हमारा कितना है 21 है, 21 गुणे अब भाजक है भागफल कितना है 36 प्लस शेषफल कितना है हमारा 14 है। अब यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आएगा, गुना से देखिए 21 छक 26 यानी कि 6 हो जाएगा, और शेषफल 12 बच गया आपका, और 21 तिहाई 63 और 10 73 1 74। ठीक है, आ गया। देखिए 36 से कम 36 कि 6 हाथ में 3 आ गया, 6 दूना के 72 और 3 72 और 3 75, और प्लस 14 कितना जाएगा यहाँ पे बताइए, जोड़ेंगे तो आपका 790 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 790 आ जाएगा। अब 790 जो हमारा आया, इसको क्या बोल रहा है कि 14 9 से डिवाइड करना है। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा बताइए, 9 से डिवाइड कीजिए यहाँ पे, 36 को 36 6 बात में 3 36 दुना के 72 और 3 75। ओहो, देखिए यहाँ पे 36 पे 21 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 75 आएगा, 756 आ रहा है, 756 प्लस 14। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 770। अब 770 में कितना से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो 9 से डिवाइड करने की बात कर रहा है, 9 से डिवाइड कीजिए, 9 8 72 72 हो जाएगा, और फिर बचेगा आपका कितना 50। ठीक है ना, 5 बचेगा 50 होगा, 9 5 45, यानी कि रिमेनिंग हमारा कितना आ गया, रिमेनिंग हमारा 5 आ गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए रेशियो दिया हुआ था, रेशियो के थ्रू आप सब निकाल लीजिएगा, भाजक भाग भागफल, उसके बाद सीधा आप क्या करना है भाज निकालना है, भाज को 9 से डिवाइड करके शेषफल हमारा उतार देना है। क्लियर है, अगला सवाल। देखिए एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और 8 सेंटीमीटर है, इसके अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। अब बताइए समचतुर्भुज किसको किसको पता है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा की लंबाई बराबर हो तथा विकर्ण एक दूसरे को काटते हो, ठीक ना, विकर्ण भी बराबर होगा, एक दूसरे को कितना डिग्री पर 90 डिग्री पर काटता हो, हर एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा सब, यही हमारा समचतुर्भुज होता है। हर एक जो एंगल हमारा 90 डिग्री पर काटता है विकर्ण जो है, हर एक का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और चारों भुजा बराबर होना चाहिए, ए बी सी डी, यही समचतुर्भुज है बस। इसका एक विकर्ण दिया हुआ है D1, D1 कितना है 8 सेंटीमीटर, और एरिया कितना है हमारा, एरिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है कि दूसरा का विकर्ण बताइए। अब समचतुर्भुज के एरिया क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल होता है हमारा, आपका हो जाएगा 1/2 गुने D1 इंटू D2, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल कितना है हमारा 60 है, तो 60 इजकल टू 1/2 गुने, अब D1 कितना है 8 है, और D2 हमें निकालना है। अब यहाँ पे काटिएगा तो 2 से कितना बार कटेगा यहाँ पे, 2 से 4 बार में, और 4 को काटेंगे तो कितना बार है 15 बार में, यानी कि 15 बराबर D2। तो D2 का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर D4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सवाल था, एरिया दिया था, एरिया सीधे चल दिए हम, बाकी आपका D1 था D2 निकालना था। अगला सवाल है,
चलिए बताइएगा। बढ़िया सवाल है, सॉल्व कीजिए।
ठीक है, यहाँ पे बात समझे। क्या करना है, पहले वृत्त का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है 1 हेक्टेयर में बताया 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। उस हिसाब से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। क्षेत्रफल से आपका रेडियस निकल जाएगा। रेडियस से क्या करना है आपको, सीधा वृत्त के परिधि निकालना है। वृत्त की परिधि निकालिएगा, क्योंकि गोले गोले बात कर रहा है फील्ड का। परिधि निकाल के आपका 1 मीटर के बोल रहा है कि 5.4 रुपया खर्चा है, तो आपका इतना मीटर कितना हो जाएगा, तो उतना से गुना कर देंगे, आपका कितना जाएगा 95.40, 95,040, यानी कि 95,004, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, बताइए, एक संख्या से 10% कम कर दी जाए तो वह कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। अब इस सवाल को बनाइएगा ना तो एक से एक मान के बहुत लंबा सवाल बन सकता है, लेकिन सबसे सिंपल सवाल क्या है, सीधा देखिए, 10% कम करा तो कितना बच गया, 90% बच गया। अब 90% का मान कितना है, 54 है ना, 54 है। हमसे पूछ रहा है कि 72 करने के लिए कितना चाहिए, तो 72 से गुना कर दीजिए सीधा। अब 18 दूना 18 54, 18 चौक 72, सीधा ब्रह्मास्त्र लगा देना है। अब 3 से काटिएगा तो 30 बार में, अब 30 चौका 120। अब 120% आया, अपने आप में वैल्यू 100% होता है, कितना अधिक है, 20% अधिक है, यानी कि 20% अधिक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मात्र 2 लाइन का सवाल था, कुछ नहीं किए। 90% का मान 54 था, 72 पूछ रहा है कितना परसेंट होगा, बस 120% आया। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, कितना अधिक है, 20% अधिक है, 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए CHSL 2018 का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल था ये भी। देखिए यहाँ पे सवाल है, रूट अंडर 7 रूट अंडर 7 रूट अंडर 7 रूट अंडर 7 रूट अंडर 7, यानी कर कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार रूट 7 है, कुछ नहीं करना है, सीधा 7 लिख देना है। ठीक है, 7 लिख देना है। उसके बाद देखिए रूट के बात कर रहा है, क्यूब रूट के बात करता तो 3 लिखते हैं, यहाँ रूट के बात कर रहा है तो क्या लिखना है, 2 लिखना है, 2 लिख दिए। अब यहाँ पे 2 के पावर n-1 हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ n ऊपर हो गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-n हो जाएगा, 2 के पावर n हो जाएगा, बस यही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, क्या करना है देख लीजिए, यहाँ पे 2 के पावर n-1 बटा n हो जाएगा, समझ रहे बात को ना, 2 के पावर n-1 बटा n हो जाता है। अब 7 है तो 2 के पावर n कितना है, एक सेकेंड बढ़िया से लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 7 सबसे पहले बेस लिख लेना, बेस 7 है। अब रूट के बात करा तो रूट कितना होता है, 2 होता है, तो 2 के पावर n-1 बटा 2 के पावर n लिख देना है, बस यही फॉर्मूला होता है। n मीन्स क्या, जितना बार पावर है। अब पावर कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार है, यानी कि 7 के 2 के पावर कितना हो जाएगा, 7 तो बेस हमारा हो गया, वैसे रहने देंगे। अब यहाँ पे n कितना है, 6 है, तो 2 के पावर 6-1 बटा 2 के पावर 6। ठीक, अब इक्वल टू 2 के पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, 64 में से गया 63 बच गया, कितना बच गया 63, तो 7 के पावर 63 बटा यहाँ 64 हो जाएगा, 2 के पावर 6 कितना 64 होता है, यानी कि 7 के पावर 63 बटा 64 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। समझ के बाद फॉर्मूला क्या होता है, जो बेस है बेस रहने देंगे। अब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट का बात कर रहा है ना, तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे, 2 होता है, क्यूब रूट के लिए 3 होता है, तो 2 के पावर n-1 और 2 के पावर n, यहाँ जितना पावर आएगा उतना में से एक घटा देना है। यहाँ पे 2 के पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, एक घटाए हमारा 63 आ गया, और नीचे आपका 2 के पावर 6 भी है सिर्फ, तो 64 लिख दिए। ठीक है, आगे चले। चलिए अब आपका सेकंड लास्ट सवाल है, देखिए 25068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, अगर अंकों की पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है, यानी कि अंकों को दोहराना नहीं है, सिर्फ कोई अंक को एक बार यूज करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन बन सकती है और छोटी संख्या कौन बन सकती है। अब बड़ी की बात कर रहा है, यानी कि ग्रेटर का बात कर रहा है, छोटी मीन्स क्या, स्मॉल की बात कर रहा है। अब ग्रेटर है तो ग्रेटर बनाइए, सबसे पहले बड़ी संख्या को उठाएंगे, सबसे बड़ी संख्या 8 है, फिर उसके बाद 6 है, उसके बाद 5 है, फिर 2 है, फिर 0 है। अब छोटी संख्या बनाना है, तो क्या छोटी संख्या बनाना, छोटी संख्या उठाइए, तो सबसे छोटी तो इसमें 0 है, तो 0 उठाइएगा। अगर ठीक है 0 उठाते हैं, पहले 0 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, तो 8 लिखते हैं। अब 0 आगे लग गया मेरे दोस्त, तो कोई वैल्यू है 0 का, अगर नहीं वैल्यू है तो फिर कितना बन जाएगा, 4 अंक बन जाएगा, लेकिन संख्या बोल रहा है कितना, 5 अंक रखना है ना, तो कैसे बनाएंगे, तो 0 के बाद मिलेंगे,
एक अक्षर एक डिजिट के बाद लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए छोटा कौन है, तो जीरो के बाद 2 छोटा है, सॉरी जीरो, हाँ इतना संख्या में जीरो, जीरो के बाद 2 है ना छोटा है, चलिए 2 लिख लेंगे पहले, फिर 0, फिर 5, 6, 8। अब देखिए 5 अंक ये भी, 5 अंक ये भी संख्या बन गया, आसानी से बन गया। अगर 0 पहले लेते तो 4 अंक बन जाता। अब इसका आंसर पूछ रहा है, घटाना है। अब 10 में से 8 गया, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया। 11 बचा, 11 में से 6 गया आपका 5, और 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे 5 बच जाएगा, और 8 में से 2 गया 6। 65,952, 65,952 आपका ऑप्शन नंबर C4 कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे समझिए बात। चलिए लास्ट सवाल आपका, बहुत बढ़िया सवाल, इसलिए इसको लास्ट में रखे थे। ठीक है, अब देखिए इस सवाल करने का 3-4 तरीका है, तो 2 तरीका तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है, चलिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है ना, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि मुर्गियों और गायों की सिरों की कुल संख्या 50 है और मुर्गियों और गायों के पैरों की कुल संख्या 142 है, तो गायों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं। देखिए मान लिए कि मुर्गियों की संख्या x और गायों की संख्या y है। ठीक है, अब दोनों के सिरों की कुल बात कर रहे हैं, यानी कि x प्लस y की बात कर रहा है। ठीक है, जितना मुर्गी होगा, अब एक मुर्गी की एक ही मुड़ी होता है, अब एक गाय की एक ही मुड़ी होगा, तो टोटल अगर सिरों की बात कर रहा है कितना, 50 सिर है, तो टोटल संख्या भी यहाँ कितना, x प्लस वाई कितना, 50 आ गया। ठीक, अब x क्या है हमारा, देखिए x हमारा मुर्गी है और y हमारा गाय है। अब देखिए एक मुर्गी कितने पैर, 2 पैर। ठीक है ना, एक मुर्गी के 2 पैर होता है, तो x मुर्गी कितना पैर, तो 2x पैर। ठीक, अब एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, है ना, तो y गाय के कितने पैर, तो 4y पैर। इक्वल टू कितना गया, इक्वल टू दिया हुआ है कितना, टोटल पैरों की संख्या 142। ठीक है ना, 142 दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे आ गया टोटल, यहाँ पे अब देखिए x अगर 2 कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 142। ठीक है, बट्टा 2, क्योंकि 2 कॉमन लिया है ना, x प्लस 2y इक्वल टू 71। ठीक है ना, अब यहाँ घटा लीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू 71, समीकरण 1 इसको मान लीजिए ना भाई, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है ना, और यहाँ पे फिर क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 50। अब घटाएंगे यहाँ पे, दोनों को घटाते हैं अगर हम, तो कट जाएगा, यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। y हम माने क्या थे, तो गाय, गाय, तो y इक्वल टू 21 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है कि गायों की संख्या, यानी कि 21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गायों की संख्या कितना आ गया मेरे दोस्त, 21 आ गया। क्लियर है, अब देखिए ये तो बेसिक हुआ। अब शॉर्ट सबसे समझिए क्या है। देखिए मान लिए कि गाय है और एक मुर्गी है, बात है गाय मुर्गी की। अब कम से कम 2 पैर तो सभी का होगा, चाहे वो गाय रहे चाहे मुर्गी हो गए। ठीक है, अगर 2 पैर सभी का होगा, तो यहाँ देखा जाए तो 50 सिर का बात कर रहे हैं, यानी कि 50 पीस का बात कर रहे हैं, मुर्गी रहे चाहे गाय रहे। तो 50 दूना के 100 पैर तो दोनों को होगा ही होगा, तो 100 पैर टोटल दोनों का हो गया, तो बचा कितना, 42 पैर, 42 बच रहा है। तो कहीं ना कहीं मुर्गी का तो टोटल ले लिए हम, 50 दूना का 100 आ गया, उसमें मुर्गी का 2 पैर, तो कहीं ना कहीं 42 जो पैर आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, गाय की वजह से आ रहा है। अब 2 पैर ले लिए थे, बच रहा है 2 पैर, तो 42 जो पैर बचा वो 2-2 के हिसाब से कितने गाय के होंगे, तो 21 गाय के होंगे, यानी कि 21 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इस तरह से बना सकते हैं, काम खत्म। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा आपका आज का सीरीज गणित का जो मैथ स्पेशल का सीरीज था CHSL का, वो पूरा का पूरा समाप्त होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और सभी दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। बाकी आपका CHSL का इंग्लिश मैथ सभी का आपका इस पर क्लास कंटिन्यू चलते रहा है, चलते आ रहा है और चलेगा भी। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम अगले सेशन के साथ, यानी कि प्रैक्टिस संख्या 6 के साथ। टोटल PY की सवाल रहेगा मेरा, जितना रिसेंटली पूछा गया है, लेटेस्ट पूछा गया है 2020-22। ठीक है, तो बढ़िया से रहिए, बढ़िया से पढ़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। जय हिंद, जय भारत।